बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है सिस्टम यूनिट कंपोनेंट्स। उसमें से जो आर्टिकल्स करने हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, डेटा रिप्रेजेंटेशन है और मेमोरी। लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। CPU stands for Central Processing Unit. It is the brain of computer. Central Processing Unit जिसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं, ये कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है और कंप्यूटर की जो गिवन इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके उसके मुताबिक तमाम पार्ट्स को जो है वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाता है। कैलकुलेशंस और डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनको प्रोसेस करवाता है। मदरबोर्ड पे लोकेट होता है, मल्टी कोर होता है, सिंगल कोर होता है। CPU stands for Central Processing Unit. It is the brain of computer. It is most important component of computer. It is also called processor. इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं। A computer cannot work without CPU. इसके बगैर कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। All computer must have a central processing unit. It is located on motherboard. It carries out most of the work of the computer. CPU performs all operations on data according to given instruction. जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं CPU उनको परफॉर्म करवाता है। It executes instructions and tells other part of computer what to do. किस तरह से काम को जो परफॉर्म करवाना है उसको वो एग्जीक्यूट करवाता है। Most of the work consists of calculations and data transfer. All functions of processor usually are on a single chip in personal computer. वो कह रहा है कि सिंगल हमारे पर्सनल कंप्यूटर में सिंगल चिप पे जो है वो मौजूद होता है। द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ प्रोसेसर चिप आर आल्सो प्रोवाइडिंग मल्टी कोर प्रोसेसर। मल्टी कोर प्रोसेसर जो है वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। हमारे पास मल्टीपल समझ लें, हमारे पास मल्टीपल वर्क्स जो हैं वो सिंगल टाइम में हम जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। अ सिंगल चिप दैट कंसिस्ट 2 और मोर सेपरेट प्रोसेसर्स इज नोन एज मल्टी कोर प्रोसेसर। मल्टी कोर प्रोसेसिंग रिड्यूसेस एक्सेस टाइम, कम कर देता है किसी भी एक्सेस टाइम को, एंड इंक्रीजेस ओवरऑल प्रोसेसिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन कोर इज बिजी इन एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन एंड अदर कैन हैंडल इनकमिंग डाटा और इंस्ट्रक्शन। अगर कोई काम एक कोर जो है वो कोई इंस्ट्रक्शंस पहले से एग्जीक्यूट करवा रहा है तो दूसरा कोर जो है वो उस टाइम तक दूसरे इनकमिंग डाटा और आने वाली इंस्ट्रक्शंस को जो है वो हैंडल कर लेता है। तो मल्टी कोर प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को जो है वो बढ़ा देता है। इट रिड्यूसेस एनर्जी कंजम्पशन ओवर मल्टीपल सेपरेट प्रोसेसर्स। मल्टी कोर प्रोसेसर्स इंक्लूड ड्यूल कोर, क्वाड कोर, 6 कोर और 8 कोर। AMD एंड इंटेल ऑफर्स मल्टी कोर प्रोसेसर। इससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। जैसे ड्यूल है उसमें 2 सेपरेट प्रोसेसर्स होंगे, क्वाड कोर है तो इसमें 4 सेपरेट प्रोसेसर्स होंगे, तो एट अ टाइम जो है वो 4 वर्क्स को जो है वो मुकम्मल करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टू मेन पार्ट्स हमारे पास होते हैं, टू मेन यूनिट्स हमारे इसके अंदर वर्क करते हैं। एक है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और दूसरा है कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जैसे नाम से है अरिथमेटिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस स्टेरिक स्लैश ये सारे के सारे। और लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं वो हमारे पास कंपैरिजन हो गए, ग्रेटर लेस, इस तरह से। ALU is the part of CPU. Actual execution of instruction take place in this part. All arithmetic and logical operations are performed in ALU. अरिथमेटिक में मैथमेटिक्स के हो गए और लॉजिक में आपके पास जो है वो कंपैरिजन हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंट्रोलिंग द ओवरऑल फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। इसके अंदर क्लॉक पल्सेस होती हैं जो तमाम कंप्यूटर सिस्टम के वर्क्स को रेगुलेट करती हैं। कंट्रोल यूनिट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ CPU टेक्स्ट लाइक अ सुपरवाइजर ऑफ द कंप्यूटर। यानी ये खुद जो है वो तमाम इंस्ट्रक्शन परफॉर्म नहीं करता लेकिन बाकी सारे कंपोनेंट्स को जो रेगुलेट करता है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द
computer system. It performs this task by issuing necessary commands to different components of computer. Control unit also provides clock pulses that are used to regulate and control all operations इन द सिस्टम. जैसे फैच करना मतलब हासिल करना मेन मेमोरी से किसी चीज़ को, इंटरपरेट करना मीन्स उस पर कोई इंस्ट्रक्शन पर अमल करवाना, और एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करवाना. नेक्स्ट है हमारे पास डाटा रिप्रेजेंटेशन. डाटा रिप्रेजेंटेशन आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है. तो इसी से हमारे पास कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वर्क्स विद डिजिटल सिग्नल्स ऑन एंड ऑफ. 0 ऑफ को रिप्रेजेंट करता है, 1 ऑन को रिप्रेजेंट करता है. बाइनरी नंबर सिस्टम है. बिट्स इसमें यूज़ होती हैं. बिट्स सिंगल 0 बिट या 1 बिट. Binary digit bit stands for binary. It is the smallest unit of data to can be represented in computer. A collection of 8 bits is called byte. One byte can represent 256 different characters. जैसे नीचे उसने 0 और 1 को मेंशन किया हुआ है कि इस तरह से आप किसी भी डाटा को जो है वो डिफरेंट करेक्टर्स को जो है वो मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी. मेमोरी जो है हमारे पास memory is an area of computer that stores data instruction to be accessed by the processor as well as results of processing. यानी हर चीज़ की स्टोरेज के लिए जो है वो डाटा इंस्ट्रक्शंस जो भी हमने और रिजल्ट्स जो हमने प्रोसेस किए हैं उन सबको स्टोर करने के लिए हमारे पास मेमोरी एग्जिस्ट. इट कॉन्सिस्ट ऑफ वन और मोर चिप्स ऑन मदरबोर्ड और सम अदर सर्किट बोर्ड्स इन द कंप्यूटर. स्ट्रक्चर इसका कैसे है, बिट्स का वही बात, जो बिट जो है वो बाइनरी डिजिट है, 0 और 1 के फॉर्मेट में इसको जो है वो स्टोर किया जाता है. मेमोरी सेल्स के अंदर डाटा जो है वो स्टोर होता है. 8 बिट्स को मिला के 1 बाइट बन जाता है. और बाइट जो है वो इसको एक यूनिक नंबर, ईच बाइट in memory has a unique number assigned to it. This number is known as address of the byte. और इस तरीके से तमाम डाटा जो है वो मेमोरी के अंदर प्रॉपर मेमोरी एड्रेसेस पर स्टोर होता है. Accessing data in main memory. The main memory can be viewed as the collection of bytes arranged in an order. Order में एक तरतीब से आपके पास डाटा सारा जो है वो अरेंज होता है प्रॉपर एड्रेसेस से, क्योंकि फिर उसको बाद में सर्च करने के लिए हम उस एड्रेस से उस डाटा को जो है वो फॉलो कर लेते हैं. CPU can access any byte from main memory. The byte in the memory can be accessed by specifying its address. Different bytes can be accessed directly in random order in equal amount of time. That is why it is called direct access memory. यानी किसी भी लोकेशन पे जाने के लिए, किसी भी मेमोरी एड्रेस पे जाने के लिए वो इक्वल टाइम जो है वो करता है. देखें एक प्लॉट है, अगर हम उसमें कोई प्रॉपर एड्रेसिंग ना करें, जैसे जब एक स्कीम काटी जाती है घरों की तो उसको प्रॉपर एक एड्रेस अलॉट किया जाता है ताकि दोबारा जब आप उसको एक्सेस कर सकें करना हो तो आप इजीली उस एड्रेस पे जाके उसको एक्सेस कर सकें. तो इसी तरह से मेमोरी के अंदर भी एड्रेसेस अलोकेट किए जाते हैं ताकि किसी भी डाटा को बाद में एक्सेस करने के लिए इजीली एक पूरा मैकेनिज्म हो. टाइप्स है हमारे पास वॉलेटाइल, और वॉलेटाइल होता है उड़ जाना. वॉलेटाइल मेमोरी लूजेस इट्स कंटेंट्स व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. रैम इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी. नॉन वॉलेटाइल ऐसी जिसमें कॉन्टेंट्स सेव रहते हैं, टर्न्ड ऑफ हो भी जाए तो डाटा जो है वो कॉन्टेंट्स उसके सेव रहते हैं. रोम हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गई, सीमॉस हो गया, ये सब के सब जो है नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज की एग्जांपल है. RAM is the random access memory or it is direct access memory. Random access memory means that each individual byte in entire memory can be accessed directly. कहीं भी कोई भी byte है उसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, यानी जिस भी डाटा की ज़रूरत है डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लिया. रैम इज़ यूज टू स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन टेम्परेरीली. आर्जी तौर पर डाटा को रैम स्टोर करता है. A program must be located in RAM before execution. RAM is a volatile memory. वो कह रहा है कि RAM जो है वो volatile है. It means that its contents are lost when the power is turned off. RAM is read write memory. रीड राइट में जैसे ही अगर लाइट ऑफ हो जाए, अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाए तो आपका डाटा जो रैम में पड़ा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा. CPU can read data from RAM and write data to RAM. It is used to store data and instruction while it is being executed. जब तक आप उसको रन कर रहे हैं. RAM is
आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी रैम के। रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, मेन मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज, ये सब के सब रैम के नेम है। RAM plays important role in the processing speed of computer. A bigger RAM size provides larger amount of space for processing, so the processing speed is increased. वो कह रहा है कि इसकी स्पीड जो है वो कंप्यूटर की स्पीड जो है वो रैम पे डिपेंड करती है। अगर उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन रैम इज मेजर्ड इन बाइट्स। Most desktop computers typically have 4 GB of RAM. That is why it is slow. So नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स है। सबसे पहले हमारे पास डी रैम है। डी रैम जो है हमारे पास डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज़ यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स। लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ रैम है इलेक्ट्रिक करंट, it requires an electric current to maintain its electrical state। यानी डी रैम ऐसी रैम है जिसमें थोड़े अरसे बाद सिग्नल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, उनको दोबारा बूस्ट अप करने की ज़रूरत होती है। तो दोबारा इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है ताकि वो इलेक्ट्रिकल स्टेट को मेंटेन रख सकें। सो द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ डी रैम डिक्रीजेज विद टाइम, that may result in loss of data. DRAM is recharged or refreshed again to maintain its data। बार बार हमें इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, बार बार इसको इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये अपने डाटा को मेंटेन रख सके। द प्रोसेसर कैन नॉट एक्सेस द डाटा ऑफ डी रैम व्हेन इट इज़ बीइंग रिफ्रेश। जब वो प्रोसेस चल रहा होता है, जब उसको रिफ़्रेश कर रहा होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो उतनी देर प्रोसेसर को वेट करना पड़ता है। दैट इज़ वाई इट इज़ स्लो, यानी इसमें बार बार रिफ़्रेशिंग की ज़रूरत पड़ती है। एसरैम इसके बरक्स है, इसमें रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं होती। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टोर डाटा विदाउट एनी फ्रीक्वेंट रीचार्जिंग। CPU does not need to wait to access data from SRAM during processing, that is why it is faster than DRAM। इसलिए वो कह रहा है कि वो DRAM की निस्बत जो है वो तेज़ है, क्योंकि बार बार फ्रीक्वेंट रीचार्जिंग की इसमें ज़रूरत नहीं होती। पावर भी इसीलिए कम होगी, इट यूटिलाइजेज लेस पावर। SRAM is more expensive. It is normally used to build a very fast memory known as cache memory। MRAM, magneto-resistive random access memory, it stores data using magnetic charges instead of electric। ऊपर दोनों में इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं। डी रैम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करती है। एस रैम जो है चूँकि फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसमें फ्रीक्वेंट उसको करंट की ज़रूरत नहीं होती। इसमें मैग्नेटिक चार्जेस यूज़ होते हैं इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। MRAM uses far less power than other RAM technology, so it is used ideal for portable devices। क्योंकि portable devices में बैटरी इज़ द मेन इशू, तो देन इसमें हमारे पास हमें रिचार्जिंग की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए पावर जो है ये बहुत लेस लेती है। इट आल्सो ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी, इट हैज़ फास्टर एक्सेस टाइम दैन रैम, इट retains its contents when the power is removed from computer। वो कहता है फिर ये अपने contents को तब भी maintain रखती है जब आप कंप्यूटर की पावर को जो है वो ऑफ कर देते हैं। तो इसलिए ये बेस्ट है पोर्टेबल कंप्यूटर्स के लिए, क्योंकि एक तो इसमें पावर जो है वो है लेस है, दूसरा इसकी जो है स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत बेहतर है, एक्सेस टाइम जो है वो बहुत अच्छा है, और ये अपने कंटेंट्स को चूँकि बरकरार रखती है, इसलिए ये पोर्टेबल कंप्यूटर्स के लिए बहुत बेहतर है। शुक्रिया।